हे एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट कर रहे हैं एलगी। और एलगी को आपके कंपटीशन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले तो एलगी में हम जो जनरल कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे कैरेक्टर। उसके बाद में एलगी में लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल से पहले लाइफ साइकिल नंबर 3 पे पढ़ेंगे। नंबर 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि इसमें आपका 12th लेवल और आपका जो यूजी लेवल है वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। 12th लेवल में भी जो आपके दे रखा है, यूजी लेवल में भी दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अभी जो एलगी के बारे में। पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा। आज आपको पता ही है कि इस टाइम पे जो पेपर का लेवल है बहुत हाई लेवल आ रहा है। तो जो एलगी होती है वो क्लोरोफिल, पहली बात तो एलगी में क्या बात हो गई कि एलगी में क्लोरोफिल होता है ना। कुछ एलगी होती हैं वो क्लोरोफिल युक्त भी होती हैं, कुछ एलगी मतलब मोस्ट ऑफ एलगी होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, कुछ एलगी में क्लोरोफिल नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ में ये क्लोरोफिलिक होती हैं। थैलोइड होती हैं। थैलोइड का मतलब क्या हुआ कि रूट, स्टेम और लीव में ये डिवाइड नहीं होती हैं। तो एलगी कौन से पौधों का समूह है, मतलब क्लोरोफिलिक है और थैलोइड है। इनके थैलस की जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल होती है। यह आर्किगोनिएट प्लांट की भांति स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड नहीं होता। आर्किगोनिएट जो प्लांट होते हैं वो स्टेम, रूट, स्टेम और लीव में डिवाइड होते हैं, लेकिन एलगी ऐसे नहीं होते, इसलिए एलगी को थैलोफाइटा में रखा गया है। शैवालों में एलगी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा आपको ध्यान में रखना है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तथा इनके जो जननांग होते हैं यानी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें स्टेराइल जैकेट सेल का अभाव होता है। एलगी में एलगी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें स्टेराइल जैकेट सेल एब्सेंट होती है, बट अपवाद है कारा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कारा के सेक्स ऑर्गन में स्टेराइल जैकेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ एलगी में देखा जाए वैसे कॉमन कैरेक्टर तो इनमें एब्सेंट होते हैं। इन दो कैरेक्टर में शैवाल थैलोफाइटा डिवीजन की दूसरी समूह कवक से भिन्न है। मतलब कि फंजाई से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें स्टेराइल जैकेट सेल प्रेजेंट होती हैं, जबकि एलगी में स्टेराइल जैकेट सेल है वो एब्सेंट होती हैं। दूसरा है कि शैवाल फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जबकि एलगी फोटोसिंथेटिक होती है। यद्यपि अधिकांश शैवाल ऑटोट्रोफिक हैं, लेकिन कुछ शैवाल हेटेरोट्रोफिक, पैरासाइट और होलोजोइक भी हैं। मैंने आपको आगे बताया भी था, पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ शैवाल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद है वो हर जगह पे चलते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने क्लोरोफिली क्यों बताया है, कि ये ऑटोट्रोफिक ही क्यों बताया है। कई सवाल देखो यहाँ पे दे रखा है, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन रूप में देख लें तो जो एलगी है, एलगी में एलगी है वो ऑटोट्रोप भी हैं, ऑटोट्रोफिक एलगी हैं वो होलोजोइक एलगी हैं। ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब है, ऑटोट्रोफिक का मतलब है कि अपना भोजन खुद बनाती हैं। होलोजोइक का मतलब ये हुआ कि एलगी हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड होती हैं। एक अपने देखा पैरासाइट पैरासाइट एलगी वो होती हैं कि जो एलगी दूसरे मतलब जीवित पदार्थों पर निर्भर रहती हैं, और एक एलगी होती है सेफ्रोफाइट। सेफ्रोफाइट यानी मृत पदार्थों पर, मटेरियल पर जो एलगी डिपेंड होती हैं। तो 4 प्रकार की ऑटोट्रोफिक, पैरासाइट और सेफ्रोफाइट। तो इसमें हेटेरोट्रोफिक में आ जाएगी होलोजोइक। ये एलगी है, ये देखो हेटेरोट्रोफिक, पैरासाइट और होलोजोइक एलगी। देन एलगी के प्रमुख जो कैरेक्टर हैं वो नीचे दिए गए, वो हम डिस्कस करेंगे। कि एलगी होती है वो एक्वेटिक होती है बिल्कुल, लेकिन कुछ एलगी होती हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, नम स्थानों जैसे लकड़ी वगैरह, जो नम लकड़ी होती हैं उनमें भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ एलगी एक्वेटिक होती है। क्लोरोफिल होता है और ऑटोट्रोफिक थैलोइड प्लांट होते हैं। थैलोइड का मतलब ये हुआ कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम, लीव और रूट में डिवाइड नहीं होते।
एल्गी की प्लांट बॉडी विभिन्न टिश्यू सिस्टम जैसे एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और वेस्कुलर में डिपेंड नहीं होता। मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा, ट्रेकियोफाइटा में एल्गी आती है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें एल्गी में, अरे भाई रूट स्टेम लीव भी नहीं है तो ये वेस्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट होना ही नहीं है। इसके बाद में दिया हुआ है कि कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी शैवालों के जननांग होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं तथा उनमें स्टेराइल जैकेट सेल का अभाव होता है। यानी कि मोस्ट ऑफ शैवाल होते हैं उनमें स्टेराइल जैकेट सेल एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे आ जाते हैं जैसे कारा है, उनमें स्टेराइल जैकेट सेल है वो प्रेजेंट होती है। इनमें गेमेटिक यूनियन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो एल्गी होती है उस एल्गी है वो मतलब एम्ब्रियोफाइटा की कैटेगरी में नहीं आती कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। गेमेट का फ्यूजन तो होता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि गेमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, लेकिन एल्गी में गेमेट का फ्यूजन तो होता है लेकिन उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, क्योंकि पहले मियोसिस हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए एल्गी में एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एल्गी विशेष रूप से मिक्सोफाइसी जिसमें आते हैं, साइनोफाइसी भी बोल सकते हो या मिक्सोफाइसी बोल दो, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इसके सदस्य अनेक लक्षणों में अन्य जो एल्गी होते हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। साइनोफाइसी होती हैं वो ट्रू एल्गी नहीं माना जाता। जो कॉमन एल्गी हम पढ़ते हैं उनमें बहुत सारे करेक्टर में वो डिफरेंट होती हैं। इवेल्युएशन की दृष्टि से ब्लू ग्रीन एल्गी जो एल्गी की अपेक्षा बैक्टीरिया के अधिक निकट है। मतलब जो इवोल्यूशन होता है उसमें हम देखते हैं कि साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो जो कॉमन एल्गी है उसमें से अधिक ज़्यादा बैक्टीरिया से ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए हम जो साइनोफाइसी को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखते हैं, एल्गी के साथ हम नहीं रखते। ये आपको दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी बोल सकते हो, एल्गोलॉजी बोल सकते हो। एल्गोलॉजी अगर सब दिया हुआ होता है तो उससे हम डायरेक्ट ध्यान में रख लेते हैं कि एल्गोलॉजी है, लेकिन फाइकोलॉजी से हम सीधा फंजाई पे चले जाते हैं। तो ये फाइकोलॉजी वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा शब्द के फाइकस, ये ध्यान में रखना है, PHYKES फाइकस से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीवीड। यानी जो फाइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फाइकस से हुई है, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीवीड यानी समुद्री खरपतवार। ये एल्गी के बारे में हमने मोटा मोटा एक बार देखा कि एल्गी थैलोइड होती है, ऑटोट्रोफिक होती है या फिर हेट्रोट्रोफिक होती है, पैरासाइट होती है, होलोजोइक होती है। इसमें आपका सेफ्रोफिटिक भी आ जाती है। इसके अलावा एक्वेटिक क्लोरोफिल होती है, ऑटोट्रोफिक ये आगे टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होते हैं, स्टेराइल जैकेट सेल है वो एब्सेंट होती है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। और मिक्सोफाइसी को बैक्टीरिया के अधिक निकट माना गया है। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकस से हुई है और फाइकस का अर्थ है सीवीड यानी समुद्री खरपतवार। इसके बाद में जो एल्गी के हैबिट और हैबिटाट के बारे में वो हम देखते हैं कि एल्गी हैं वो मेनली एक्वेटिक हैं, जो मोनली आपके तालाब या नदी या झीलों के मीठे जल अथवा समुद्र के खारे, मतलब एक्वेटिक तो है। अब वो मैराइन वाटर भी है, फ्रेश वाटर एल्गी भी पाई जाती है, मैराइन वाटर एल्गी भी पाई जाती है, मतलब जगह जगह अलग अलग प्रकार की एल्गी है वो प्रेजेंट होती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो है वो जल में पाए जाते हैं। इसके एक्स्ट्रा कुछ सवाल होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि एल्गी है वो जल में ही होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती है। इसके अलावा मिट्टी में भी या लकड़ी या फिर नम चट्टान या हॉट स्प्रिंग, ये देख लो कि एल्गी मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती है, लेकिन मिट्टी में प्रेजेंट हो सकती है, लकड़ी में हो सकती है, नम चट्टान में, और हॉट स्प्रिंग यानी बहुत ज़्यादा गर्म जो सोर्स होते हैं उनमें भी एल्गी है वो प्रेजेंट हो सकती है। अधिकांश प्राकृतिक आवासों की आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन में
शैवाल होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो नेचुरल हैबिटाट होते हैं उनमें एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं। एक फूड चेन में एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसके स्वभाव और प्राकृतिक वास के आधार पर एल्गी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटाट। मतलब एक्वेटिक एल्गी कौन सी होती है, टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन सी होती है और अनयूजुअल हैबिटाट, यानी कि इसके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के अलावा कौन सी एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। अब आपको देखना है सबसे पहले एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी में देखिए कि जलीय शैवाल जो है वो 2 प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। देखो पहले आपको एक्वेटिक पढ़ना है, फिर हम टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे, तो आपको पहले एक्वेटिक ध्यान में रखना है। एक्वेटिक में एक आ जाता है आपका फ्रेश वाटर, एक आ जाता है मैराइन वाटर। अब फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, देखिए एक कॉमन सी आप वो बना लीजिए यहाँ पर कि जो एल्गी होती हैं, एल्गी में हम एक तो पढ़ेंगे एक्वेटिक एल्गी, एक हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल और एक पढ़ेंगे अनयूजुअल। तो सबसे पहले जो एक्वेटिक है उसमें फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी। अभी जो फ्रेश वाटर एल्गी में भी हम अलग अलग पार्ट देखेंगे कि कौन है जो वो मतलब एक जगह पानी है वो इकट्ठा हो रखा है, उसमें जो एल्गी प्रेजेंट होगी, कौन सी एल्गी है वो बहते हुए पानी में प्रेजेंट होगी, ये भी हम अलग अलग देखेंगे। उसी प्रकार से मैराइन वाटर में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ट्रिक भी बताते जाऊंगी कि कैसे कैसे आपको याद रखना, ताकि इजीली आप याद रख सको। देखो जो फ्रेश वाटर एल्गी है, ये एल्गी नदी, तालाब, गड्ढों, झील आदि की फ्रेश वाटर, आपको पता है कि नदी का, तालाब का, इनका वाटर होता है वो फ्रेश वाटर ही होता है। समुद्र का पानी खारा होता है तो कॉमन सेंस की बात होती है। या लो सैलानी वाटर, सैलिनिटी वाटर, यानी कि मतलब एसिडिक वाटर नहीं हो, वहाँ पे पाई जाती हैं। कौन कौन सी एल्गी है ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और कारा। क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा। क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा। कारा का मैंने एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया था। ये धीमी गति से बहते हुए जल में पाए जाते हैं, मतलब उस जल में प्रेजेंट होंगे, जो जल है वो बहता रहेगा। इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि कारा, क्लेडोफोरा, इडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स ये बहते हुए जल में पाए जाएंगे। जबकि कुछ अन्य एल्गी होती हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, हाइड्रोडिक्टियोन, ये स्टेगनेंट वाटर वो वाटर होता है जो एक जगह फिक्स होता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि वोल्वोक्स है, जैसे कि आप कैसे ध्यान में रखो, अब वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स ऐसे कॉलोनी बनाकर रहता है, एक जगह कॉलोनी बनाकर रहता है। अब वोल्वोक्स कॉलोनी तो बनाकर रहता है, लेकिन वोल्वोक्स में जो देखो एल्गी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट होता है। अब वोल्वोक्स में फ्लैजिला अब्सेंट है ही नहीं फ्लैजिला, तो इसमें मूवमेंट होगा ही नहीं। मूवमेंट नहीं होगा तो बहते हुए जल में नहीं करेंगे, मतलब गति नहीं करेंगे। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, फ्लैजिला नहीं है तो गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो जो स्थिर जल है, एक जगह जल है, उसमें एक जगह पड़े रहेंगे। ये आपको ऐसे कॉमन सेंस से याद रखना है। तो कौन कौन से देखो, क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और कारा हैं, ये तो बहते हुए जल में। जबकि वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियोन ये स्थिर जल में पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियोन। इसके बाद में जो मैराइन वाटर एल्गी आती है, ये समुद्र के खारे पानी, ये तो आपको पता ही है। समुद्र में अधिकांश रूप से फ्यूफासी वर्ग के शैवाल। अब आपको देखो शैवाल होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एल्गी होती है क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, ये 3 एल्गी हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। तो जो मैराइन वाटर में एल्गी पाई जा रही है, देखो फ्रेश वाटर में जो एल्गी पाई जा रही है ना, वो आप मोटे तौर पे ऐसे याद रख लो कि जो क्लोरोफाइसी क्लास है, क्लोरोफाइसी में क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा ये सारे आ जाते हैं ना, वोल्वोक्स वगैरह।
क्लेमाइडोमोनास। तो जो क्लोरोफाइसी है ना वो मोस्ट ऑफ आपके फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब जो फियोफाइसी सवाल आ गए, फियोफाइसी देखो, फियोफाइसी वर्ग के शैवाल जैसे एक्टोकार्पस, सार्गेशम, फ्यूकस, रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में पॉलीसाइफोनिया पाए जाते हैं। यानी कि मैराइन वाटर में फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में ध्यान रख लेना, और जो मैराइन वाटर है उसमें आपको ध्यान रखना है आपका फियोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। फियोफाइसी में एक्टोकार्पस, सार्गेशम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सार्गेशम, फ्यूकस ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रह जाए ना कि क्लोरोफाइसी के ये एग्जाम्पल होते हैं, फियोफाइसी के हैं, ये रोडोफाइसी के, तो फिर आपको याद करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप इजीली याद कर लेते हो कि फ्रेश वाटर में ये एल्गी पाई जाएगी, कि क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में, तो क्लोरोफाइसी के फिर एग्जाम्पल याद आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। इसके अलावा मेराइन वाटर में फियोफाइसी, रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया एंड एक्टोकार्पस, सार्गेशम एंड फ्यूकस ये एल्गी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद में दे रखा है आपके कि जलीय शैवाल हैं वो फ्री फ्लोटिंग अर्थात जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अथवा किसी आधार पर होल्ड फास्ट की सहायता से संलग्न रहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्वेटिक एल्गी होती है, मान लो कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इस वाटर में एल्गी क्या होगी, या तो जैसे जैसे वाटर करे आगे जाएगा तो एल्गी जाएगी, या फिर कुछ एल्गी कैसे होती हैं जैसे फियोफाइसी की एल्गी होती हैं, उनमें ये एल्गी प्रेजेंट है, इनमें होल्ड फास्ट यानी कि नीचे की ओर एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो को नीचे इनको जोड़े हुए रखती है। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं होल्ड फास्ट, इसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट के द्वारा ये जुड़े हुए रहेगी, मतलब नीचे कनेक्ट रहेगी, तो ये आगे तो मूवमेंट करेगी नहीं। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जो कुछ एल्गी होती हैं वो तो फ्री फ्लोटिंग होती हैं, यानी जल में स्वतंत्र रूप से तैरती हैं अथवा किसी आधार पर या होल्ड फास्ट की सहायता से संलग्न रहती है। अनेक जो मैराइन फ्री फ्लोटिंग एल्गी हैं वो जल की सतह पर एकत्र होकर कॉलोनी बनाती हैं, जिन्हें वाटर ब्लूम कहते हैं अथवा फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। देखो क्या हुआ कि कुछ एल्गी हैं ये वाटर है, कुछ एल्गी हैं वो ऐसे ऐसे गमन करेंगे, कुछ एल्गी एक जगह ऐसे रहेंगे। तो कोई सी भी एल्गी हो, चाहे ये वाली एल्गी हो, ये वाली एल्गी हो, क्या करेंगी, बहुत सारी एल्गी हो जाएंगी, तो वाटर की जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसमें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको या तो बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन या बोलेंगे वाटर ब्लूम। इससे बोलेंगे या तो फाइटोप्लैंक्टन या बोलेंगे वाटर ब्लूम, यानी कि एल्गी हैं वो जल की सरफेस पर एक जगह इकट्ठी हो गई है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मेराइन फ्री फ्लोटिंग एल्गी है वो जल की सरफेस पर एकत्र होकर कॉलोनी बनाती हैं, जिन्हें वाटर ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन है वो रात के समय जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो समुद्री जीव को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो पादप पलवक यानी फाइटोप्लैंक्टन है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने से रोकते हैं, जिसके कारण जो समुद्री जल है वो जीवों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। देखो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। एक तो आपको ये देखना है कि ये वाटर है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये वाटर है, इसके ऊपर एल्गी है वो प्रेजेंट, मतलब एल्गी ने क्या कर लिया, एक जगह कॉलोनी बना ली। इस कॉलोनी को या तो बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन या बोलेंगे वाटर ब्लूम। अब ये वाटर ब्लूम हानिकारक है, मतलब लाभदायक नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी बना ली, यहाँ कॉलोनी बना ली, यहाँ कॉलोनी बना ली। अब ये क्या करेंगी, जैसे एल्गी है फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन को ये यूज में ले लेगी, भाई ऑक्सीजन तो यूज में लेगी ना। तो इसमें क्या होगा कि जो अंदर जो जीव पाए जाएंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी,
यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी वो ये ले लेंगी, तो अंदर जीव है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है वो अगर वाटर में घुल पाती है तो वो घुलने नहीं देती, क्योंकि वाटर की सरफेस पे तो बहुत सारी इन्होंने कॉलोनी बना रखी है, ऐसी कॉलोनी बना रखी है, तो अंदर घुल नहीं पाएगी, जिसके कारण जो पानी के अंदर अंदर के वो जो जीव प्रेजेंट होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है या वाटर ब्लूम है, ये आपकी जो है वो हानिकारक होती हैं। तो जो पलवक की जातियों की कोशिकाओं में गैस वैक्यूल अथवा ऑयल ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। इन जो शैवालों की बायोन्सी को बढ़ाते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन की जो स्पीसीज होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं या ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। जो शैवालों की बायोन्सी क्या होते हैं कि ऊपर की ओर उठाना। बायोन्सी का मतलब होता है कोई सरफेस होती है, उस सरफेस में उस चीज़ को ऊपर की ओर उठाना। अतः इनके नीचे बैठने या डूबने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। फाइटोप्लैंक्टन की गति मुख्यतः फ्लैजिला के द्वारा होती है। अब देखो मैंने ये बताया कि फाइटोप्लैंक्टन है वो जल की, ये जल है, इस जल की ऊपरी सरफेस पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे। अब बोलेगे कि मैम अंदर की ओर क्यों नहीं होंगे, भाई अंदर क्यों नहीं जाएंगे, अंदर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन फाइटोप्लैंक्टन में गैस वैक्यूल या फिर प्रेजेंट होती है ऑयल ग्लोब्यूल, जो कि उनको बायोन्सी प्रदान करती है, यानी ऊपर की ओर उनमें धक्का लगाती हैं, जिसलिए ये नीचे नहीं डूब पाती, इसलिए वाटर की सरफेस पे वो कॉलोनी बनाती है। अब आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डिक्टियोस्पेरम, फ्रेजिलेरिया, कोसमेरियम, वोल्वोक्स, एस्टीरियोलेना आदि एल्गी होती हैं, वो फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन में पाए जाते हैं, जबकि एक्टिनोसाइक्लस, कीटोसोरस एंड कोसिनोडिस्कस ये है वो मेराइन वाटर में पाई जाती हैं। अब आपको ये एग्जाम्पल इतने डीपली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन याद रख लेना कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, वाटर ब्लूम क्या होती है, बायोन्सी किन में प्रेजेंट होती है, बायोन्सी या जो गैस वैक्यूल या ऑयल ड्रॉपलेट किन में प्रेजेंट होती है, बायोन्सी का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेश वाटर एल्गी भी कॉलोनी बनाती है, मेराइन वाटर एल्गी भी कॉलोनी बनाती है, लेकिन आप इतना ध्यान में मन नहीं रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। शैवालों के अटैच्ड फॉर्म समुद्र व झीलों के किनारे उपस्थित चट्टानों पर संलग्न हो जाते हैं, फाइटोबैंथोस कहा जाता है। देखिए एक चीज़ आपको क्या रखनी है, जो मैंने अभी बताया था कि बहते हुए जल में एल्गी पाई जाती हैं, ये वाटर है, बहते हुए जल में एल्गी है, लेकिन ये एक जगह कॉलोनी बना ली, ये हो गया। अब देखो कुछ एल्गी क्या होती हैं, कुछ एल्गी में मतलब होल्ड फास्ट पाया जाता है। होल्ड फास्ट का मतलब ये नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है जो नीचे वाली सतह से जुड़ जाती है यहाँ से, तो ये हो गया होल्ड फास्ट। अब क्या हुआ कि ये अटैच्ड फॉर्म है, मेराइन या फिर झीलों के किनारे उपस्थित चट्टानों पर संलग्न पाए जाते हैं, यानी कि या तो झील या फिर यहाँ पे कोई चट्टान होगी, उनसे जुड़े हुए होंगे, और इन्हें क्या कहा जाता है, फाइटोबैंथोस। इन्हें क्या बोला जाता है, फाइटोबैंथोस। इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा फाइटोबैंथोस। इसके बाद में हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। देखो मेराइन वाटर एल्गी में हमने पढ़ लिया फ्रेश वाटर एल्गी, और नहीं सॉरी एक्वेटिक एल्गी में हमने डिस्कस कर लिया फ्रेश वाटर एल्गी, उसके बाद में मेराइन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी में हमने एग्जांपल देख लिया था, मेराइन वाटर एल्गी में उसके बाद में हमने वाटर ब्लूम पढ़ लिया और बायोन्सी वगैरह की वो चीज़ देख ली, फाइटोबैंथोस देख लिया कि जो होल्ड फास्ट के द्वारा चट्टान से कोई एल्गी जुड़ी हुई होती है तो उन्हें फाइटोबैंथोस कहा जाता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी में बहुत सारे टाइप होते हैं, वो टाइप मतलब ज़्यादा तो नहीं होते, 2 टाइप होते हैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो टाइप हैं वो जो अनयूजुअल हैबिटाट हमने जो देखा था उसमें हम बहुत सारे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। देखिए टेरेस्ट्रियल एल्गी में शैवाल की वे जातियाँ जो मिट्टी, चट्टान या लकड़ी आदि पर पाई जाती हैं टेरेस्ट्रियल स्थलीय कहलाती हैं। अब आपको टेरेस्ट्रियल नाम से तो समझ में, एक्वेटिक यानी जल में पाई जाएंगी, टेरेस्ट्रियल यानी या तो लकड़ी में या फिर चट्टान में या फिर मिट्टी में पाई जाएंगी। इन्हें 2 क्लास में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, सेफ्रोफाइटिक
और क्रिप्टोफाइटिक। देखो सेपोफाइटिक, सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स, सेपो और क्रिप्टो। क्रिप्टो देखो, ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। सेप मतलब पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, जैसे वोचेरिया, बोट्रिडियम और फ्रिशेला यूग्लिना, ये पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। सेपोफाइट, क्रिप्टोफाइट, आपको ध्यान रखना है कि सेपोफाइट एल्गी होती हैं, ये एल्गी होती हैं पृथ्वी की सतह पर, मतलब कि सरफेस पर पाई जाती हैं, वोकेरिया, बोट्रिडियम, फ्रिशेला यूग्लिना। इसके बाद में क्रिप्टोफाइट एल्गी, ये एल्गी होती हैं वो पृथ्वी के भीतर मिट्टी की सतह के नीचे उगते हैं। नील हरी शैवालों की कुछ जातियाँ जैसे नोस्टॉक खेतों में मिट्टी की सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए आपको नोस्टॉक तो याद रह जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि नोस्टॉक और एनामिना है वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, वो प्लांट होगी, ये मान लो पृथ्वी की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, ये प्लांट है, तो रूट क्या होगी, रूट तो अंदर ही होगी, और जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी होगी नोस्टॉक और एनामिना, वो रूट में नोडुल्स, ये नोडुल्स रूट की नोडुल्स हैं, इनमें वो पाए जाएंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे वो नहीं क्या, तो ये तो पृथ्वी की सरफेस के नीचे की बात हो गई ना, तो ये तो इजीली से याद रह जाएंगे आपको, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं नोस्टॉक एनामिना, वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, तो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं तो प्लांट की रूट है उसके नोडुल में पाई जाती हैं, तो प्लांट की रूट के नोडुल अर्थ की सरफेस पे पाई जाएगी या नीचे पाई जाएगी, नीचे पाई जाएगी, तो ये तो इजीली से लर्न हो जाएंगे। आपको जो लर्न करने हैं वो सेपोफाइटिक ब्लू ग्रीन एल्गी करनी, सेपोफाइटिक एल्गी करनी है, वोचेरिया, बोट्रिडियम, फ्रिशेला यूग्लिना। इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि शैवाल की कुछ जातियां नम दीवार, पौधों के तनों आदि पर भी पाई जाती है, वायुमंडल से जल व CO2 अवशोषित करते हैं, जैसे प्रोटोकोकस और साइटोनीमा। अब आपके बाद में इसके आगे हम देखेंगे, देखो एक्वेटिक एल्गी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, टेरेस्ट्रियल एल्गी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट, यानी कि जो एल्गी है ना उसमें अनयूजुअल हैबिटाट कौन कौन से हैं, ये भाई आपको कम से कम जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान में भी रखना है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हेलोफाइटिक है, एपीफाइटिक एल्गी है, एपिजोइक एल्गी है, ये कौन सी एल्गी होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट में, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के अलावा जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं वो अनयूजुअल हैबिटाट में ही आएंगे। देखो पहले आपको दिया हुआ है हेलोफाइटिक एल्गी, नाम से ही आप ध्यान में रख लो। हेलो देखो लवणोद्भिद, हेलो का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे नमक जाता है, लवणोद्भिद। हेलोफाइटिक मतलब जहाँ पे साल्ट की मात्रा ज़्यादा, अब साल्ट कहाँ होगा, साल्ट तो समुद्र में होगा, तो इसकी जो अनेक स्पीसीज है वो समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं, भाई समुद्र में तो होता है, खारे जल में तो वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल अत्यधिक सैलाइन वाटर, मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि समुद्र के खारे जल में या सैलाइन वाटर में पाई जाती है, इन्हें हेलोफाइटिक एल्गी कहते हैं। अब आपको मुझे लगता है कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको पूछे कि हेलोफाइटिक एल्गी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो आप ये तो बता दोगे कि हेलोफाइटिक जो एल्गी है ना वो प्रेजेंट होती हैं या तो जो है वो मैराइन वाटर में, समुद्र के एकदम खारे पानी में, या फिर सैलाइन वाटर में। जो एग्जाम्पल है वो है ड्यूनिलिएला, स्टेफिनोप्टेरा और क्लेमाइडोमोनास अरेनबर्जाई। देखो क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और कुछ स्पीसीज हैं वो हेलोफाइटिक जो है वो एल्गी की कैटेगरी में आती है। तो क्लेमिडोमोनास अरेनबर्जाई, स्टेफिनोप्टेरा और ड्यूनेलिएला, ये एल्गी होती हैं, ये आपकी हेलोफाइटिक एल्गी की कैटेगरी में आती है। उसके बाद में एपीफाइटिक एल्गी। देखो एपीफाइटिक एल्गी का क्या मतलब होता है, एपी यानी ऊपर, फाइटिक मतलब आप ये ध्यान में रख लो कि किसी प्लांट के अधिपादपीय, लेकिन आप इंग्लिश में टर्म याद रखते हो तो वो बहुत ईजी रहता है।
एपी यानी ऊपर, फाइटिक आप रख लो पादप के ऊपर। तो कुछ एल्गी ना विकसित प्लांट अथवा बड़े अमाप के शैवालों में उगती है। देखो यहाँ पे एक नाम आया है कि बड़े अमाप। अगर सबसे बड़ी एल्गी की मैं बात करूँ, देखो एल्गी का जो साइज होता है वो माइक्रोन से लेकर मीटर तक होता है, बहुत बड़ा। तो बहुत सी एल्गी होती है वो मिली माइक्रोन आकार में होती है। जो सबसे बड़ी एल्गी की एग्जांपल बताऊं वो है कैल्प एल्गी, बहुत बड़ी एल्गी होती है कैल्प। तो यहाँ पे एपिफाइटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो दूसरे प्लांट पर उगती है या दूसरी बहुत बड़ी एल्गी होती हैं उन पे उगती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो बल्बो कीट, इडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा। बल्बो कीट, इडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा। माइक्रो यानी बड़ा की जातियाँ क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम और वोकेरिया की बड़ी जातियों पर उगती है। यानी कि ये है ना, ये बल्बोकीट, इडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, इनकी जो स्पीसीज है वो क्लेडोफोरा, राइजोलिनियम और वोकेरिया की स्पीसीज पर उगती है। नदी, झील व तालाब में उगने वाली अनेक ब्रायोफाइट व आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों की जड़ों व पत्तियों की सतह पर भी अनेक शैवाल पाए जाते हैं। और हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो उसमें एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, उनकी लीफ में, उनकी रूट में कौन कौन सी एल्गी है वो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे कॉमन सा दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट है, इनमें जो एल्गी है वो उनकी रूट और लीव में भी प्रेजेंट होती हैं। म्यूसिलेज युक्त एल्गी जैसे कीटोफोरा, इडोगोनियम, जिग्निमा, इकेंथस, विनोटिया, सिनेट्रा आदि पर एपिफाइटिक हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एपिजोइक एल्गी। देखो एपी यानी ऊपर, वही ऊपर हो गया। जोइक मतलब क्या होगा, किसी जंतु के ऊपर, ये ध्यान रखना है। जो यानी आप जंतु ध्यान में रख लेना तो आप इजी से याद रह जाएगा। ये एल्गी होती हैं वो जलीय जंतु, यानी एल्गी मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती हैं, मोस्ट ऑफ एल्गी एक्वेटिक होती हैं। तो एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक मतलब जल में पाए जाने वाली जंतुओं के ऊपर, तो जल में मछली पाई जाती है। टोटोइज, कस्क और कछुआ और मोलस्क आदि पर उगती है, यानी फिश, मोलस्क और टोइज, इनके ऊपर कई स्पीसीज है वो उगती है। क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ घोंघू, स्नेल्स के ऊपर उगती हैं। कार्सियोप्सिस तथा कारासियस की जातियाँ ब्रेंकिस के पैरों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी में क्या हुआ, एंडो यानी अंदर, यानी कि अब देखो आपको इतना डिफरेंस रखना है। एपिजोइक यानी जंतुओं के ऊपर, मछली, मोलस्क, इनके ऊपर आपको पता है। एंडोजोइक यानी जंतुओं के अंदर, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको एंडोजोइक में ये जंतुओं के ऊतकों में पाई जाने वाली एल्गी है। हाइड्रा विरिडिस की कोशिकाओं में जूक्लोरोला नामक शैवाल पाया जाता है। जू तो नाम से याद रह जाएगा, देखो जू क्लोरेला, अब नाम से ध्यान में रखना। जू क्लोरेला मतलब जू यानी जंतु, है ना। जू क्या क्या मतलब हुआ, जंतु। जू क्लोरेला यानी जंतुओं के आप अंदर ध्यान में रख लेना। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोला विरिडिस की कोशिकाओं में जूक्लोरेला नामक शैवाल। जूक्लोरेला कहाँ पे पाया जाएगा, जू यानी जंतु, तो हाइड्रा और विरिडिस, हाइड्रा क्या एक एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो इसके अतिरिक्त जो नीलहरी शैवाल की ओसिलेटोरियसी कुल की लगभग 15 जातियाँ कशेरुकी के श्वसन व पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। उसके बाद में पैरासाइट एल्गी। पैरासाइट एल्गी सिफिलोरस और फिलोसाइफन, क्लोरोकाइट्रियम आदि कुछ शैवाल अन्य पौधों पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। देखो पैरासाइट का क्या मतलब हुआ, पैरासाइट का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर जो एल्गी पाई जा रही है ना, एपिफाइटिक एल्गी, मतलब दूसरे प्लांट पर पाई जाती है लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। पैरासाइट का मतलब ये हो रहा है कि पैरासाइट मतलब दूसरों पर निर्भर है, वो जीते जागते जंतुओं पर वो है पाई जा रही है, लेकिन पौधों पर प्रेजेंट है। मतलब पौधे मतलब वो तो जिंदा है ही, प्लांट्स है ना, उन पर प्रेजेंट है लेकिन उन पर निर्भर भी हैं। वो प्रेजेंट यानी उपस्थित भी है, उन पे पाई जाती हैं लेकिन वो उन पर निर्भर भी हैं। कौन सी एल्गी है, सिफिलोरस, फिलोसाइफोन और क्लोरोकाइट्रियम। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ यहाँ पे कि रेड रस्ट ऑफ टी होता है,
तो ये ना सिफिलोरोस ध्यान में रखना कि साइफोन, साइफोन, रोस और साइफोन, लास्ट वाले वर्ड है ना, इनको पकड़ लेना आप, रोस और साइफोन। ये एल्गी है ना, ये एल्गी क्या करती हैं, चाय में रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करती हैं। सिफिलोरोस वायरिसेंस असम व निकटवर्ती क्षेत्रों में चाय तथा कॉफी की पत्तियों में रेड रस्ट और टी नामक रोग उत्पन्न करती हैं। फिलोसाइफोन नाम का हरित शैवाल एरिसेस वल्गेरी की पत्तियों पर परजीवी है। रेड रस्ट ऑफ टी आप रोज ध्यान में रख लेना, रोज, सिफिलोरोस, 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 रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट, तो रस्ट आ रहा है, सिफिलोरोस, आप रसे रोस को ध्यान में रख लेना। और पोलिफिलोसाइफोन नाम का जो ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है, वो एरिसेस वल्गेरी की पत्तियों पर पैरासाइट के रूप में रहता है। अब पैरासाइट एल्गी किसी दूसरी एल्गी पर परजेंट भी है, उस पर निर्भर भी है और उसमें रोग भी फैला रही है। और सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक एल्गी कौन सी एल्गी होती है, जो दूसरों पर, मतलब एक दूसरे के दो दो कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी, एक ये कैटेगरी, ये इसको भोजन देगी या ये इसको देगी, ये इसको आवाज़ देगी या इसको आवाज़ देगी, मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे और नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएंगे, वो सिम्बायोटिक एल्गी आ जाएंगे। तो आपकी जो क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी वर्गों के अनेक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, वो अन्य पौधों जैसे फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नो और एंजियो के साथ परस्पर समानता के आधार पर सहजीवन व्यतीत करते हैं। सिम्बायोटिक लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो लाइकेन है। देखो सिम्बायोटिक में क्या हुआ, सिम्बायोटिक में यही हुआ, सिम्बायोटिक में कि एल्गी है और फंजाई, एल्गी और फंजाई, तो ये क्या हो गया, लाइकेन हो गया, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एल्गी का सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपका लाइकेन ही है। यहाँ पे सिम्बायोटिक एल्गी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लाइकेन है। और ये क्या करती हैं, ये साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में ये प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि साइनोफाइसी, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी क्लास के अनेक यूनिसेलुलर शैवाल है, वो प्लांट के फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ परस्पर समानता के आधार पर सहजीवन व्यतीत करते हैं। तो सिम्बायोटिक लाइफ साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लाइकेन है। इनके जो एल्गल कंपोनेंट हैं साइनोफाइसी जैसे नोस्टोक, ग्लियोकेप्सा, माइक्रोसिस्ट अथवा क्लोरोफाइसी कोकोमिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस के सदस्य हैं। शैवालों के साचर्य के अन्य सामान्य उदाहरण एंथोसिरोस व साइकस हैं। एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टोक व एनाबिना की कॉलोनी पाई जाती है। साइकस की कोरोलोइड रूट में एनाबिना साइकेडी पाया जाता है। साइकस क्या है, साइकस देखो, साइकस की कोरोलोइड रूट, साइकस क्या है, साइकस एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, तो उसकी जो रूट होती हैं, साइकस की रूट को कोरोलोइड रूट बोला जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ध्यान में रख लीजिए। जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे उस पर भी हम देख लेंगे, लेकिन साइकस की जो रूट होती है उसको कोरोलोइड रूट बोला जाता है। और उसमें जो पाया जाता है वो एनाबिना साइकेडी, एनाबिना साइकेडी एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। तो कोरोलोइड रूट में एनाबिना साइकेडी प्रेजेंट होता है और इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। इसके अलावा एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टोक व एनाबिना की कॉलोनी भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आगे की एल्गी दी हुई है वो है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक, देखो क्रिप्टो का मतलब यहाँ पे ये क्रिप्टो नहीं है, क्रायोफाइटिक, सॉरी क्रिप्टो नहीं है, क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायो प्रिजर्वेशन आपने सुना होगा, प्रिजर्वेशन ही संरक्षण, मतलब संरक्षित करना, और क्रायो यानी मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब तापमान एकदम माइनस में हो, शून्य टेम्परेचर हो या नेगेटिव टेम्परेचर हो, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी बहुत कम टेम्परेचर पर कोई चीज़ है वो रखना, सुरक्षित रखना, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्रायोफाइटिक, क्रायो वर्ड से ध्यान में रखना कि बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, मतलब बर्फ़ वाले इलाके में मिलेगा कम टेम्परेचर। तो बर्फ़ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाई जाने वाली एल्गी होती है वो क्रायोफाइटिक एल्गी होती है। ये एल्गी पर्वत पर जमी बर्फ को एक अट्रैक्टिव कलर प्रदान करती है, हिमेटोकोकस निवेलिस।
अब देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, हिमेटोकोकस निवेलिस नामक एल्गी होती है वो अल्पाइन और आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करता है। अब आपको एल्गी के नाम से ही ध्यान में रख लेना, हिमेटोकोकस, हीम आ रहा है ना यहाँ पे, देखो हीम वर्णक आ रहा है, हीम। हीम कहाँ पाया जाता है, अपन के ब्लड में पाया जाता है, हीम प्रोटीन पाई जाती है, हीम वर्णक प्रेजेंट होता है, और जो क्या काम करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार से आप ध्यान रख लेना कि हिमेटोकोकस निवेलिस यानी हिमेटो यानी लाल रंग प्रदान करेगा, किसको प्रदान करेगा, मतलब जहाँ पर पाया जाएगा उस एरिया को प्रदान करेगा। अब आप नहीं भूलोगे, मेरे को मैं गारंटी देती हूँ कि अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो अल्पाइन और आर्कटिक जो पर्वत होते हैं वहाँ पर हिमेटोकोकस निवेलिस है वो एल्गी प्रेजेंट होती है, वहाँ का रेड कलर प्रदान करता है। इसके अलावा जो यूरोपीय देश होते हैं उनमें ग्रीन स्नो, क्लेमाइडोमोनास, येलो स्टोनेंसिस। अब देखो येलो से नाम आपको याद रह जाएगा, येलो कलर होता है यानी कलर प्रदान करता है। तो क्लेमाइडोमोनास, येलो स्टेनिस एक किस प्रकार की एल्गी है, क्रायोफाइटिक एल्गी है। इसके अलावा मेसोटेनियन आदि एल्गी शैवालों के कारण होती है। नेक्स्ट जो शैवाल है वो है लिथोफाइटिक एल्गी। लिथो का मतलब क्या होता है, चट्टान, लिथो का मतलब होता है चट्टान। तो चट्टान पर उगने वाली एल्गी लिथोफाइटिक एल्गी कहलाती है। तो आधे चट्टानों पर उगने वाले एल्गी की जातियां लिथोफाइटिक एल्गी कहलाती है। साइनोफाइसी वर्ग के अनेक वंश से नोस्टो, क्रिवुलेरिया, ग्लियोकेप्सा आदि नम तथा छायादार चट्टानों पर पाए जाते हैं, और जो वर्षा ऋतु में गिल्ली दीवारों पर साइटोनिमा सामान्य रूप से उगता है। देखो गिल्ली, आप साइटोनिमा को तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि कोई पुराने घर हो जाते हैं ना, बहुत पुराने घर हैं और बारिश आ रही है और आप देखते हो कि काई जमी हुई है, आप बोलते हो ना कि ये तो काई जमी हुई है, तो वो क्या होता है, वो साइटोनिमा एल्गी है, वो साइटोनिमा एल्गी है। साइटोनिमा तो अब आप नहीं भूलोगे, आप जैसे कोई घर देखोगे या कोई जगह देखो, सरफेस देखोगे और उस पर क्या होता है कि जैसे कि दीवार होती है उस पर काई जमी हुई यानी ग्रीन कलर की कुछ जमी होती है, तो आप तुरंत बोल दोगे अरे ये तो साइटोनिमा एल्गी है। तो ये है साइनोफाइसी यानी नोस्टो, क्रिवुलेरिया, ग्लियोकेप्सा, और ये एल्गी होती हैं वो लिथोफाइटिक एल्गी की कैटेगरी में आती है। इसके बाद में है थर्मोफाइट्स एल्गी। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, थर्मो का मतलब होता है तापमान होता है। तो ये थर्मोफाइटिक एल्गी होती है, ये मतलब उस टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ जातियाँ होती है, ओसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनकोकस इलोंगेट्स और हेप्लोसाइफोन और लिंगोसम हेट्रोगोनियम, ये जो स्पीसीज होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये थर्मोफाइटिक एल्गी होती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो हॉट स्प्रिंग में एल्गी पाई जाती हैं वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की जो स्पीसीज होती हैं मोस्ट ऑफ वो ही उसमें पाई जाती हैं। जो नॉर्मल एल्गी हमें देखने को मिलती हैं ये हॉट स्प्रिंग में नहीं प्रेजेंट, हॉट स्प्रिंग में